हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है और समय न लेते हुए ठीक ठीक शुरू करते हैं क्लास और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी क्या है? चार आंसर है: अगरतला, ईटानगर, गुवाहाटी और कोहिमा। तो आपको बताने हैं इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो अब एक एक करके विचार करते हैं, अगर आता है तो डायरेक्टली बता सकते हैं। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और गुवाहाटी जो है असम का एक शहर है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। तो आंसर आपका हो गया डी। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट पे। वर्ष 2021 में कोप 26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? कोप 26 जलवायु सम्मेलन की जलवायु से संबंधित एक समिट है, इंटरनेशनल समिट है। इसमें सारे देश मिलकर के एक मसौदा बनाते हैं कि जलवायु को होने वाले जो नुकसानदायक चीजें हैं उन पे रोक लगाया जा सके। उसके लिए हर साल अलग अलग उसके लिए मेजबान होते हैं। तो ये पूछ रहा है कोप 26 में जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? कनाडा ने की, भारत ने की, अफगानिस्तान ने की, यूके ने की। तो देखिए 2021 में कोप 26 के लिए जलवायु सम्मेलन की मेजबानी यूके ने की थी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। और ऐसे ही कोप 29 जान लीजिए, कोप 29 का 2026 में आयोजन होगा अजरबैजान में। कोप 29 अजरबैजान में, अजरबैजान में इसका आयोजन होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। तो देखिए जो साइबर प्रवाह है, साइबर प्रवाह जो है वो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा है, साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और ये सुरक्षा मामलों के लिए कौन जिम्मेदार है? साइबर सुरक्षा मामलों के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। अतः ये साइबर प्रवाह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसमें जितने भी ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित चीजें हैं उनके विरुद्ध जो भी लड़ रहे हैं, जो कोई समाचार पत्र है, कोई संस्था है, उन सारे लोगों के सहयोग लिए जाते हैं और उनको उसके लिए पुरस्कृत किया जाता है। ये त्रैमासिक पत्रिका साइबर प्रवाह गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेल का सामना करना पड़ता है। आज की डेट में आप सब भी परिचित होंगे कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जैसे जब उसमें आप न चाहते हुए भी तमाम मैसेजेस पाते हैं और तमाम ईमेल पाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया को फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग।
फिशिंग का मतलब है किसी के अकाउंट में सेंधमारी करना। आप उसके अकाउंट में जाकर के अपने फायदे के लिए अपनी चीजें उसको जब परोसते हैं, वो फिशिंग में आता है। ऐसा बहुत सारा आप लोग प्रैक्टिकल भी देखे होंगे। जब कोई भी आप ईमेल खोलते हैं अपना, या कोई अपना ऑनलाइन कंप्यूटर पे नेट खोलते हैं, तो आपका जब जैसे ही आप उस पर कुछ करना चाहते हैं, बीच बीच में मैसेजेस आते रहते हैं। तो ये जो है उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और जो ईमेल्स मिलते हैं, इसको फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए वर्ष 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सब पे आप ध्यान देंगे। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? आजादी। आजादी, आप किसी से कम्युनिकेट कर सके, किसी से बोल सके, एक्सप्रेशन की आजादी, उसके लिए किसे सम्मानित किया? ग्रेटा थनबर्ग को, अबी अहमद को, मलाला यूसुफजई को, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। तो देखिए, 2021 के लिए मारिया रेसा और दिमित्रा मुराटोव को सम्मानित किया गया। मारिया रेसा फिलीपीन से हैं और दिमित्री मुराटोव जो है ये रूस से हैं। ये दोनों लोग को सम्मानित किया गया। और ये सम्मानित किया गया क्यों? कि इन्होंने अपने अपनी जगह पे शांति के प्रयास किया, महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और शांतिपूर्वक आवाज उठाई। इसलिए इनको जो है 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से लिए सम्मानित किया गया। मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, एक सूचकांक तैयार किया जाता है जिसमें मानव जीवन के गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के पैरामीटर तय किए गए हैं, मानक तय किए गए हैं, और उसी मानक के आधार पर ही मानव का विकास निर्धारित किया जाता है। इसमें उनकी होती है लाइफ स्टाइल या जीवन शैली, किस ढंग से जी रहे हैं, जीवन शैली, उनकी शिक्षा से संबंधित तमाम पैरामीटर तय किए गए हैं और उसी पैरामीटर के आधार पर मानव विकास सूचकांक को लक्ष्य में रखा जाता है। तो इसमें देखिए ये साफ साफ, अगर ये इतनी चीज आप सुन लिए होंगे तो उत्तर आ गया। मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य क्या है? पर्यावरण स्थिरता का मूल्यांकन करना? नहीं। व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना? बी, यही सही है। तकनीकी प्रगति पर नजर रखना? नहीं। आर्थिक प्रदर्शन को मापना? नहीं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ताजमहल का पीलापन का प्रभाव है। ताजमहल दिनों दिन पीला पड़ता जा रहा है। संगमरमर एकदम दूधिया सफेद होता है, लेकिन दिनों दिन ताजमहल जो है वो पीला पड़ता जा रहा है। ये हमारा एक विरासत स्थल है, वैश्विक स्तर पे इसका नाम है, तो इसकी सुरक्षा के लिए भी तमाम चिंताएं हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अम्ल वर्षा आप लोग पढ़े होंगे, साइंस में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का जब पानी के साथ संयोग होता है तो वो एसिड बना लेते हैं, और वो एसिड बना करके धीरे धीरे उसको संक्षारण करती हैं। जो भी कीमती पत्थर हैं उन पर भी उनका असर होता है, और उसके रिएक्शन की वजह से वो आपका ताजमहल जो है वो पीला पड़ता जा रहा है। तो ये देखिए अम्ल वर्षा की वजह से ही ताजमहल का पीलापन का प्रभाव है। तो आप इसमें देखेंगे कहीं तो सब है, प्रदूषण की वजह से भी पीलापन है, प्रदूषण, ओजोन अवक्षय इनडायरेक्टली है, बट डायरेक्टली अगर पूछा जाए कि इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है तो आप बताएंगे अम्ल वर्षा या एसिड रेन। कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको वैसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे आपको अम्ल वर्षा मालूम है लेकिन आपने अगर एसिड रेन नहीं समझा तो आप मिस कर जाएंगे, है ना। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है?
तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, अमेठी, चेन्नई और दिल्ली कहां पे स्थित है? तो देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये कहां है? देहरादून में है। इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन देहरादून। अब देखिए ये क्या करता है, बीच में आपको एक चीज बता गए, थोड़ा बैक चलते हैं, एक चीज याद आ गई अभी। ये देखिए, ताजमहल का जो पीलापन है, अम्ल वर्षा क्यों आता है? मथुरा में बहुत सारी रिफाइनरियां लगी हैं जो कि आगरा के एकदम निकट हैं, और उन्हीं रिफाइनरियों की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में जाता है, और जाने की वजह से फिर धीरे धीरे वो मतलब वर्षा की बूंदों के साथ जब उस पर आता है, ताजमहल पर भी पड़ता है, तो उसका उस पर निगेटिव असर पड़ता है और वो पीला हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये देहरादून में स्थित है, और ये पेट्रोलियम संस्थान का क्या काम है? सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम संस्थाओं में, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को कुल मिलाकर के 800 जितनी संस्थाओं को पेट्रोलियम की आपूर्ति सुनिश्चित कराना, यह भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का काम है। गुणवत्तापूर्ण पेट्रोल कैसे उपलब्ध हो उसके बारे में ये काम करते हैं। ऐसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव व हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? देखिए अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता किसको नहीं मिली है? तो नारी जाति को नहीं मिली है। हर जगह पे बराबरी नहीं है, बराबरी के लिए प्रयास हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात कौन करेगा? पुरुष क्यों करेगा? महिला सशक्तिकरण की बात महिला ही करेगी। और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव व हिंसा को खत्म करने के लिए जो विश्व स्तर पे एक मंच बना है, उस मंच को कैसे बोलते हैं? उसको नारीवादी आंदोलन के तौर पे देखा जाता है। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव व हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को नारीवादी आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? अज्ञेय, मुंशी प्रेमचंद, आर के नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए ये गोदान भी बहुत चर्चित है और इसके लेखक भी बहुत चर्चित है, और वो हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि वो हम लोगों की माटी से जुड़े हैं, अपने उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। और ये मुंशी प्रेमचंद का पुराना नाम आप जानते होंगे, धनपत राय। धनपत राय, जन्म स्थान लमही। लमही कहाँ है? वाराणसी से सटा हुआ। इनकी रचनाएं गबन, गोदान, करबला, कर्मभूमि, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, और इनकी रचनात्मकता, इनकी सृजनात्मकता का एक सबसे बड़ा, सबसे अहम पहलू है, आप इनकी कोई भी रचना अगर एक बार शुरू करते हैं उसको आप पढ़कर ही मानेंगे। इतनी ज्यादा उसमें तारतम्यता है, इतना ज्यादा आपके हृदय को जोड़ लेती है। फिलहाल भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान, विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन को बोलते हैं विमुद्रीकरण। इसके विमुद्रीकरण होता क्या है? विमुद्रीकरण होता है कि देखिए
नोटों में जालसाजी होती है, नोटों में फ्रॉड, फेक करेंसी आती है, फेक करेंसी, जाली नोट। जाली नोटों का चलन जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होती है, मुद्रास्फीति हो जाती है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाती है। तो उसके रोकने के लिए समय समय पर तमाम सरकारें उसमें जो है उसका डीमोनेटाइजेशन करती है, मतलब कि पुरानी जितनी नोट है उसको वापस ले लेंगी और नई नोट जो है उसको चलन में लाएंगी। तो जब नई नोट चलन में आएंगी तो उसकी जो डिजाइन है, उसका जो होलोग्राम है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके पास पहुंचने में टाइम लगता है। वो उससे जो है थोड़ी हमारे देश की करेंसी सुरक्षित रहती है। तो ये विमुद्रीकरण कब हुआ? वित्त मंत्री जेटली के दौरान हुआ, है ना, 2016 में। अरुण जेटली जी उस समय वित्त मंत्री थे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, आप सबको याद होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइट का मतलब क्या है? सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एजुकेशन, सोर्स इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में ये गलत हो गया था, है ना। तो ये आपका इसमें डी सही है। साइट का क्या मतलब होता है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये शुरू किया गया वो दुर्गम क्षेत्रों में जहां पे आवागमन ज्यादा व्यवस्थित नहीं है, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में बस्तियां दूर दूर हैं और आने जाने में बड़ी कठिनाई है, जहां पे बच्चे या नौजवान पढ़ने के लिए एक साथ एकत्रित नहीं हो सके, उसके लिए ये योजना लाई कि सैटेलाइट से इंस्ट्रक्ट करेंगे, सैटेलाइट से सूचना देंगे, सैटेलाइट से निर्देश देंगे और वो निर्देश किस पे आएगा? टेलीविजन पे। और उसके माध्यम से जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां के बच्चों की शिक्षा में एक गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए साइट का उपयोग किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त अरब अमीरात संघ, फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? शारजाह, अबू धाबी, फुजैरा, दुबई। तो देखिए, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात संघ की राजधानी क्या है? अबू धाबी। संयुक्त राज्य संघ अरब अमीरात संघ क्यों कहा जाता है? यह 8 राज्यों का समूह है, इसीलिए इसको फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं और उसकी राजधानी अबू धाबी है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और को समाप्त होता है। फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष जो है आपका कब से कब तक होता है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को पूरा होता है। यह वो एक टाइम ड्यूरेशन है जिसमें तमाम संस्थाएं, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे वो गवर्नमेंट संस्था हो, वो अपना पूरा जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करती है और वो फाइनेंशियल रिपोर्ट कितने के बीच में होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होती है ना। आप ये जान लीजिए, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो ये आपका जियोग्राफिक से थोड़ा जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो अभी शॉर्ट में इसको जानते रहेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। आपको बताया जाएगा कैसे पृथ्वी कैसे बनी, महाद्वीप कैसे बने, कौन सा भाग इधर आया, कौन सा भाग उधर जाया, आपको पूरा वो सारी डिटेल बताई जाएंगी। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? बताइए आप लोग। हाँ,
भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी 1948 में की, 1949 में की, 1950 में की या 1951 में की? तो भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1951 में की, इन 1951। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां पाएंगे? आप जानते होंगे कि मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, ऐसे जितने भी स्वतंत्रता है, उन सब की स्वतंत्रता के लिए जो भी अधिकार हैं वो किस भाग में आते हैं? तो आपको बताना है, वो है भाग 3। भाग 3 में ये भी आपको बताया जाएगा कि भाग 3 में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, सब आपको बताए जाएंगे। अभी आप प्रश्न पे फोकस रहिए कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की 6 व्यापक श्रेणियां हैं। तो भाग 3 में किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? ट्रेड बैलेंस। किसी देश का व्यापार संतुलन होता है निर्यात की संख्या, आयात की संख्या, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अनुपात या आयात और निर्यात के बीच का अंतर। तो किसी देश के व्यापार का संतुलन आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है ना। इसको आप एक देखेंगे, 1-2 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा ग्राम स्वराज स्वर्ण जयंती योजना कब शुरू की गई थी, बताइए। वर्ष 1999 में। SGSY कब शुरू हुई? वर्ष 1999 में। इसमें क्या है कि ग्राम स्वराज योजना है क्या? गांव के लोगों को जो वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, दलित हैं, उन सब के विकास के लिए एक योजना बनाना। उस योजना में क्या आता है? छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाना, स्वयं सहायता समूह बनाना, और क्या करना? इन लोगों को शॉर्ट टर्म लोन देना, छोटे छोटे ऋण प्रदान कराना, सूक्ष्म और मध्यम ऋण प्रदान कराना। और क्या करना? इसके साथ ही इन लोगों को एक ट्रेनिंग देना, रोजगार के सृजन के लिए, इन लोगों के स्वावलंबन के लिए जो तमाम ट्रेनिंग दिलाई जाती है वो सब FGPGY के अंतर होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में एक नहीं है? नमामि गंगे देखिए PM का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में फोकस क्या रहा? गंगा की साफ सफाई। गंगा की साफ सफाई में क्या आता है कि गंगा के किनारों की सफाई, गंगा के किनारों का सौंदर्यीकरण करना, और जो भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज जाते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट जाते हैं, उसको जो है मॉनिटर करना और उसको रोक लगाना। उसके लिए कंपनियों को भी नोटिस दे करके उनको भी उसके लिए जिम्मेदार बनाना, और मलजल उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट करना, है ना। और सीवेज ट्रीटमेंट के जो पुरानी पारंपरिक तरीके चले आ रहे हैं उन तरीकों को खत्म करके उसमें एडवांसमेंट करना, उसको डेवलप करना। और दूसरी चीज रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, वही किनारों का विकास, है ना। तो इसमें देखिए ये चीज 3 चीज आती है: औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी, मलजल उपचार अवसंरचना और रिवर फ्रंट विकास। बाकी नदी जोड़ विकास इससे संबंधित नहीं है। तो ये उसका उत्तर ए सही हो जाएगा। फिर आते हैं
पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर समान है। पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग का गठन 1951 में किया गया था। हाँ, अब इसमें आप लोग थोड़ा विचार करिए कौन सही होगा, बताइए। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर समान है। पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में शुरू की गई थी। योजना आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। तो अब देखिए, ये तो पंचवर्षीय योजना से इसका मतलब नहीं है। इन्हीं मामलों में वो सही है, लेकिन उस पंचवर्षीय योजना से उसका मतलब नहीं। राष्ट्रीय योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ये भी गलत है ना। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर समान है, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हर साल जनसंख्या बढ़ती है, हर साल का बजट अलग होता है, तो कभी भी हर पंचवर्षीय योजना जो है उसकी विकास दर समान नहीं होगी, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। जनरली बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है, तो यह भी गलत है। अब सही क्या है कि पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में शुरू की गई, ये सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य, एकात्मक राज्य, एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य, एक स्वतंत्र राज्य। अब देखिए, यहां पर भी एक क्लू आपको बताते हैं। 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र दिवस बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि गणतंत्र से ही संबंधित चीजें है। अब इसमें देखिए किसमें गणतंत्र है, ज्यादा डीप में अगर आपको नहीं जाना है तो ऐसे पकड़ लीजिए। 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस बोलते हैं। तो देखो किसी में गणतंत्र है, ये देखिए, एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये नहीं लागू होगा। एकात्मक राज्य, ये भी नहीं लागू होगा। एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य, ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ, इसीलिए अपना व्यवस्था हो गई, अपना लोकतंत्र हो गया, है ना। और संप्रभु का मतलब होता है कि हम किसी से किसी मामले में दबे नहीं है, हमारा सब कुछ अपना है, हम सारा डिसीजन खुद से लेंगे, किसी दूसरे राष्ट्र का हमारे ऊपर नहीं चलेगा, हमारा राष्ट्र अपना संप्रभु है, हम सब कुछ अपना खुद से डिसाइड करेंगे। तो ये कब हुआ? जब से हमारा संविधान लागू हुआ। तो ये सी सही होगा। भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय प्रणाली, 2 स्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली और 5 स्तरीय प्रणाली। तो देखिए, भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय प्रणाली है। त्रिस्तरीय प्रणाली समझिए, पहले आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ग्राम स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब गांव स्तर पे जो छोटे मोटी संस्था है जो स्वास्थ्य के लिए काम करती है उसको प्राथमिक स्तर पे बोलते हैं। फिर ब्लॉक स्तर पे जो संस्था काम करती है, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। उसके बाद तीसरा स्तर पे क्या आता है? जिला स्वास्थ्य केंद्र। फिर उसके बाद आता है आपका जिला के बाहर इसकी जो चीजें हैं, जैसे जो बड़े बड़े संगठन हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए, जो रिसर्च सेंटर हैं, और जो मतलब राज्य के अंदर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, वो सब तीसरे स्तर पे आती है। तो आप ये जानेंगे भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली त्रिस्तरीय प्रणाली है।
पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी वन लाइनर में याद रख लीजिए, महेंद्रगिरी है। ठीक है, और भी है लेकिन सब एक साथ ठीक नहीं है। आगे चलते हैं फिर। फील्ड हॉकी में तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धकेलता है और उसे जमीन से ऊपर उठाता है। ये टर्मिनोलॉजी है, ये मतलब एक पारिभाषिक शब्दावली है जिसको जानना जरूरी है। जब कोई खिलाड़ी गेंद को धकेलता है और उसे जमीन से ऊपर उठाता है तो उसको फ्लिप बोलते हैं। फ्लिक, क्या बोलते हैं? फ्लिक बोलते हैं। तो ये फील्ड हॉकी का शब्द है, जानते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने धन निकास तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? ड्रेनेज थ्योरी बोली जाती है, किसने दिया? तो ये दादा भाई नेहरूजी ने दिया। दादा भाई नेहरूजी पहले वो क्रांतिकारी नेता रहे जिनको ये दिक्कत थी कि ब्रिटिश यहाँ राज तो कर रहे हैं लेकिन राज करना दिखाने को है, बट वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पूरे देश का तमाम तरीकों से जो धन है उसको खींच रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? शोषित कर रहे हैं, है ना, सुखा दे रहे हैं। ड्रेन का मतलब क्या होता है? सुखाना। तो यहाँ का सारा धन सुखा दे रहे हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल दादा भाई नेहरूजी ने इस पे विरोध किया था और उन्हीं की थ्योरी को ड्रेनेज थ्योरी बोला जाता है और ये धन निकास को ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। निम्नलिखित में किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह और अरुण ग्रह ना। तो वलय बनता कैसे है? देखिए, हर ग्रह का अपना एक द्रव्यमान होता है, उसके चारों तरफ का एक अपना गुरुत्वाकर्षण होता है और ये जो वलय बनता है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही बनता है। तो इसमें आप जान लीजिए कि बुध का कोई वलय नहीं है और जो वलय बनता है उसमें बहुत सारी गैसें और बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीजें होती है। और ग्रहों के तो बनते हैं लेकिन बुध के चारों तरफ कोई वलय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तुलसीदास, मनु, चरक और कौटिल्य। तो इसमें से चरक ने सप्तांग राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। सॉरी, चरक नहीं, ये कौटिल्य होंगे। कौटिल्य सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें इन्होंने राजा, प्रजा और उसके साथ उसके कर्मचारी, फिर दंड का विधान, ये सारी चीजों को 7 भागों में बांट करके सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आपको इतना जानना है, सप्तांग कौटिल्य। सप्तांग का सिद्धांत किससे जुड़ा है? कौटिल्य का। कौटिल्य देखिए वो राजनीति का बहुत माहिर व्यक्ति था, आप जानते होंगे, और अर्थशास्त्र कौटिल्य ने ही पहले अपने यहां दिया। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा। निम्न सदन विधानसभा। आप इतना समझे रहिए, बस ज्यादा डिटेल में जाएंगे परेशान होंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्वांटम उलझाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? साइंस का सब्जेक्ट का है। तो इसमें देखिए, यह
अब परमाणविक कणों पर गुरुत्वीय तरंगों का प्रभाव है? नहीं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक कण इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी हो। यह है क्वांटम उलझाव, इंटेंगलमेंट। उलझाव की स्थिति है हुई ना, चाहे वो एक दूसरे से जितनी दूरी पर हो, लेकिन वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये आपका बी सही है। यह संलयन होता है। नहीं, संलयन से जुड़ी प्रक्रिया नहीं है, क्वांटम थ्योरी संलयन से जुड़ी नहीं है। यह प्रक्रिया क्वार्कों के व्यवहार को व्याख्यायित करती है। नहीं, ये क्वार्क भी इस पे नहीं लागू होता। अगले क्वेश्चन पे, भारत में राज्य स्तर का वैट किस वर्ष लागू किया गया? राज्य स्तर का वैट किस वर्ष लागू किया? स्टेट वैट है ना, जैसे अभी आप पढ़ते हैं CGST SGST, जब से GST आ गई तब से वैट भी खत्म हो गया। और स्टेट वैट कब लगता था? तो 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, बाद में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है और ये सी केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर इस पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। और वित्त आयोग ये अनुच्छेद 280, निर्वाचन आयोग 324, संघ लोक सेवा आयोग 315। ये आप इसको लिख लीजिए, याद रहेगा, है ना। पिछड़ा वर्ग आयोग का 340, कौन सा वर्ग किस आयोग से संबंधित है, ऐसे आप इसको पढ़ेंगे। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है। पिछड़ा वर्ग आयोग 340 से, संघ लोक सेवा आयोग 315 से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में रेड कॉरिडोर क्या है? लाल गलियारा। सावधानियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र, देखिए कंफ्यूज करने के लिए है। नक्सल प्रभावित उग्रवाद क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक गलियारा, वह क्षेत्र जो अपने पर्यटन आकर्षणों के लिए जाना जाता है। देखिए ये भी कंफ्यूजिंग है। नक्सल प्रभावित उग्रवाद क्षेत्र को ही रेड कॉरिडोर में रखा गया है। जैसे छत्तीसगढ़ नक्सलाइट बेल्ट है, ऐसे उसके आसपास के 2, 4, 6 राज्य हैं, सब इसी में आते हैं रेड कॉरिडोर में, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष इकाई है। इसका क्या अर्थ है? कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, सेंट्रल बटालियन फॉर रेडिकल एक्शन, स्पेशल बटालियन फॉर रैपिड एक्शन। तो इसका देखिए कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये इसका पहला ही सही होगा, कोबरा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? तंत्रलोक, भवभूति नहीं,
बाणभट्ट नहीं। ये देखिए इसमें बहुत आपको जैसे थियरी जैसे नहीं, ये तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा और ना ही आप वो किताब पढ़ पाएंगे, है ना। बस इतना जानना है कौन सी किताबें, 10-20 किताबें आपको बता देंगे, आप वही फिर तैयार करिएगा, उसी में हो जाएगा। वही ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे तंत्रलोक है तो तंत्रलोक अभिनव गुप्त के द्वारा लिखी गई है ना। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाता है FOB के आधार पर, PIF के आधार पर, FOB के आधार पर, FOB और CIF दोनों के आधार पर। तो देखिए IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार आयात और निर्यात को FOB के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। FOB का मतलब क्या है, जैसे आपका कोई भी उत्पाद है, आ गया बॉर्डर लाइन पे आ गया, अब उत्पाद में जो लागत है वो फिर यहां से यहां तक ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आया है ना, मतलब जैसे जब सीमा पार निर्यात जाना है तो सीमा तक जब वो प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट के निर्माण की लागत और उसका तय रेट और जो उसका ढुलाई का खर्चा आया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, दोनों को जोड़ करके ये FOB तय किया जाता है और उसी के आधार पर आयात और निर्यात का भुगतान संतुलन IMF तय करता है। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करिएगा और कोई दिक्कत है, कोई सजेशन है तो आप वो भी हमें कमेंट करिएगा। आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए और आशा करते हैं कि आगे भी आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।